आपने वो हासिल में देखा है आपने, वो बोलता है कि उसको पकड़ लेते हैं गुंडे और वो मारने आता है उसको, बोलता है कि बेटा मार ले, तो मैं छोड़ तो बहुत मारूंगा तेरे को। और वो जिस इंटेंसिटी से बोलता है ना, मार ले जितना मारना मारना मार ले, वो खुला है एकदम सांड है वो, है एकदम उसका ऐसा वाला ना एकदम कि हाँ मार ले तू। पहले तो धोता है उनको सब फेंक के, फिर जब पकड़ लेता है हाँ ऐसे करके रुका, मार ले छोड़ दे तो बहुत मारूंगा बाद में। वो अचानक से घर पे आता था क्योंकि याददाश्त भूल गई और एकदम डीरी डीरी वो सब जो करता था ना, मैं तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब देयर इज नो डेफिनेशन इधर। गोविंदा कहें, गोविंदा साहब कहें, क्या कहें, बट उन्होंने कोई डेफिनेशन ही नहीं रखी कि परफॉर्मेंस इस तरीके से होना चाहिए। आपको रोना आ रहा है लेकिन आप रोगे नहीं, आप रोकोगे उसको, और जब वो रोकते हो आप ना, तब सबसे ज़्यादा फील होता है। एंड दैट्स व्हाट वी ट्राइड इन आर्थिक स्थिति ठीक ना है वाला सीन। आई डिडंट वांट टू क्राई, बट वो जो हेजिटेशन थी कि बात करने की, यार नहीं है चीज़ें ठीक। लाइक कि आप जब समझा रहे थे तब का ये हाथ ऐसे अपने आप था, वो भी उसी मोमेंट में थे। क्या करें। हाय सनी, वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। हाय हिंदोल जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको सनी बुलाऊं या संदीप भैया बुलाऊं, आपको क्या प्रेफर्ड है? आपको जो अच्छा लगे। जी, संदीप भैया तो अभी सभी को अच्छे लग रहे हैं, तो हम आएंगे, संदीप भैया पे भी आएंगे। शुरुआत में करना चाहूँगा मूवीज से। हाँ। कि आपका फिल्मों से क्या रिश्ता रहा है, लाइक आप और आपको किस तरह की फिल्में देखना पसंद है? बचपन से मेरे को ना बहुत पसंद थी फिल्में, मतलब जब वो VHS वगैरह होता था, मैं हॉस्टल में पढ़ा बड़ा हूँ और मैं जब भी घर आता था तो कोई काम नहीं होता था, 1 या 2 VHS होते थे, वही मैं रिपीट में देखता रहता था। लेकिन तब मुझे ऐसा इतना पता नहीं चला कि ये मेरा दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, ऐसा कुछ नहीं था। बट जस्ट आउट ऑफ लव आई टू जस्ट वॉच। एक दिल करके फिल्म थी, एक किशन कन्हैया करके, ऐसे 2-3 थी। डबल रोल देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या है। उस वक्त ऐसा फैसिनेशन और वो सारी चीज़ें थी, मैं बार बार देखता था, ये तो सेम ही है, ये दोनों हैं। और फिर वो कुछ ऐसा जुड़वा, ये सब चीज़ें थी, वो उसको मार उसको लग रही, दर्द उसको, मतलब ये क्या है, ये क्या चीज़ है। सो आई वॉज वेरी वेरी मेस्मराइज्ड। और हिंदी फिल्मों पे ही मैंने ज़्यादा, मेरे को पता नहीं था कुछ बाहर की फिल्में या ऐसे कुछ चीज़ें, तो वही मैं देखता रहा। और 7th क्लास के आसपास मुझे ऐसा लगा कि जो थिएटर में जाके आप फील वो आती है ना, जो उस परफॉर्मेंस के साथ वहाँ पे आप कनेक्ट हो जाते हो। और वहाँ शायद, क्योंकि आज मैं हाइंडसाइट में बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो एक मेस्मराइज वाला फीलिंग ही था और ऐसा लगता था कि यही करना है और वो एक्शन करना है, जंप करना है, हेलीकॉप्टर से कूदना है, ये वाले ख्याल तो थे ही। लेकिन जो मैं एक्चुअली भी हाइंडसाइट में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस थिएटर में बैठ के वहाँ कनेक्ट हो जाता था और मैं सोचता था ये कैसे कर रही है, ये इतना कमाल का, ये मतलब ये रो भी रहा है और मैं उसके साथ रो रहा हूँ, ये क्या चीज़ है। सो दैट हिट मी वेरी डीपली। और उससे कमाल की चीज़ ये थी कि मेरे को एक फ़िल्म याद है, शोला और शबनम, बहुत ही क्लियरली मुझे याद है। और मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अभी भी और रहा हूँ। दैट वाज माय फर्स्ट, एक एक्टर का जो फ़ैन बनने वाली चीज़ थी वो गोविंदा की थी, चाहे वो आई एम अ स्ट्रीट डांसर से लेकर जो भी फिल्में करते थे। लेकिन जब उन्होंने शोला और शबनम की ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार ये फर्स्ट हाफ में इतना फ़नी है और सेकेंड हाफ में ये वही एक्टर है। इट फेल्ट लाइक दैट वर्सिटैलिटी उस वक्त पता नहीं थी मुझे तब समझ में आया कि ये चीज़ है। दैट हिट मी सो डीपली। और मुझे फिर लगा कि यार लाइफ में कुछ करना है तो ऐसा ही कुछ करना है। वहाँ से वो एक बीज पनपा। और मूवीज़ का तो खैर कनेक्शन है ही, वो पहला प्यार है, इनिशियल ट्रुथ है लाइफ का, और वो सिलसिला तब से चलता ही आ रहा है। आपने भी गोविंदा की बात की, तो गोविंदा मेरे भी काफ़ी फेवरेट रहे थे। तो हमारे स्कूल में एक लड़का था तो उसको काफ़ी बुली करते थे लोग, तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि उसने दूल्हे राजा पूरी फिल्म देख ली और बार बार देखी, स्टार गोल्ड पे आती थी, और फिर उसने पूरी फिल्म याद कर ली। तो कोई भी अगर सीनियर उसको छेड़ने आता था, कुछ करता था, तो बोलता सर मैं आपको सुनाऊँ कुछ, तो फिर वो सीन बाय सीन पूरी फिल्म सुनाता था। तो इस तरह से वो बचा बुलिंग से। तो गोविंदा के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे और डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज या कोई अगर आपको सीन्स याद हो कि आपको देख के लगा कि हाँ दिस इज समथिंग, मतलब कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे। लाइक आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ में देख लो, और इनफैक्ट आंखें में देख लो। सो मैं बताता हूँ, आंखें में मुझे ऐसा लगता है जो वो करते हैं, क्योंकि कादर खान साहब और वो ही मिलके डायलॉग्स लिखते थे, और वो ऐसा भी बोलते थे कि जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि या तो आपका अच्छा डायलॉग है, कुछ मेरे को भी कुछ एंडिंग दो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड टू आल्सो इम्प्रोवाइज, और उनकी एक जुगलबंदी होती थी। तो आंखें में जब वो नॉर्मली प्ले करता था और अचानक से घर पे आता था क्योंकि याददाश्त भूल गई और एकदम डीरी डीरी डा वो सब जो करता था ना,
मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब देयर इज नो डेफिनेशन इधर, गोविंदा कहें, गोविंदा साहब कहें, क्या कहें, बट उन्होंने कोई डेफिनेशन ही नहीं रखी कि परफॉर्मेंस इस तरीके से होना चाहिए। और फॉर दैट इंस्टेंस हद कर दी आपने में वो जो टीवी में कर रहे हैं, मतलब वो बहुत कैरिकेचरिश है, फनी है, बिकॉज वो टीवी के पीछे ही कर रहा है और वो कभी साउथ इंडियन बन जा रहा है, कभी अरेबिक बन जा रहा है, एंड आई मीन द वे ही इज डन, वो मतलब आउटस्टैंडिंग है। मुझे नहीं लगता कोई बीट कर सकता है उस चीज़ को, एंड आई जस्ट लुक अप टू दैट। एंड गोविंदा की सेकंड इनिंग्स के बारे में आपको क्या लगता है? जैसे किल दिल हो गई, हैप्पी एंडिंग हो गई, जहाँ पे ही ट्राइड समथिंग डिफरेंट। जैसे किल दिल में उनका नेगेटिव कैरेक्टर था एक, तो व्हाट इज योर ओपिनियन आई अबाउट हैवंट दिस सीन फिल्म? किल अच्छा, एक्चुअली, हाँ, बट मैंने सेकंड इनिंग में जो भी वो देखी है, मुझे नहीं लगा कि कुछ अलग, मुझे तो ऐसा लगा वो डॉली 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 वो भी अभी का ही है, इनफैक्ट भागम भाग, राइट, आई थॉट ही वाज अ किलर। देखो, मेरा ये मानना है कि जो हमारे बहुत जो स्टार्स काम करते आए हैं, फॉर एग्जांपल अमित साहब हों, आई रियली एडमायर हिम, बट आई थिंक थोड़ा बहुत समय के साथ उन्होंने थोड़ा अपने आप को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि उस समय की क्या डिमांड थी और अभी की क्या डिमांड है, उन्होंने उस तरीके से अडेप्ट करके की हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कुछ सही या खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त जो डिमांड थी उस तरीके से कन्विक्शन के साथ हमेशा बच्चन साहब ने किया ही है। लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब लोग और देखने लगे और बहुत प्रचलित होने लगा, तो ही ऑल्सो वेंट इनटू सटल एंड लॉट ऑफ फील वाली परफॉर्मेंसेस, एंड यू जस्ट डीपली फील विथ हिम विदाउट डूइंग एक्स्ट्रा व्हाट ही हैज डन बिफोर ऑल्सो। बट मुझे ऐसा लगता है गोविंदा साहब के केस में ये है कि व्हाट ही हैज डन बिफोर ऑल्सो इज स्टिल रेलेवेंट। आप चाहे वो बुन्नू दीवाना मस्ताना देख लो, वो आज भी देख लो, बिकॉज यू रिविजिट, राइट, व्हेन यू गो बैक, तो आपको कभी कभी लगता है कि अरे ये थोड़ा, हाँ, ये उस टाइम के हिसाब से तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आई नेवर फेल्ट दिस विद गोविंदा। पता नहीं क्या था उनका, वो इम्प्रोवाइजेशन का था या क्या था। मुझे एक हल्की सी झलक वो आई थी जब मुन्ना भाई में अरशद वारसी करते हैं ना कि ये क्या चादर की तरह फैलेला है, मतलब दीज ऑल थिंग्स आर इट कम्स अक्रॉस कि ये मतलब निकली है उधर ही, है ना, सर्टन थिंग्स आर देयर, वो जो इम्प्रोवाइज होके निकलती हैं। सो दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट सिनेमा और सो टू से एक्टिंग, जिस तरीके से आदमी खुल के जब करता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि सेम ही है। गोविंदा से अभी आपने टोनी मोंटाना की यहाँ पे टी शर्ट जी। पहनी, सो ये सफर कैसे हुआ है? वहाँ पे कौन कौन सी फिल्में थी बीच में? जब था कि 7th में मुझे एक्टर बनना है, तो मैं कोशिश करता था डिबेट, और ये मुझे लगा थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग ये सब थोड़ा करते हैं ताकि थोड़ा खुले लाइफ में, एंड आई वाज वेरी वेरी क्लियर दैट आई वांट टू डू दिस फॉर लाइफ, सो आई विल हैव टू ट्रेन माई सेल्फ फुल्ली। और धीरे धीरे नसीर साहब, ओमपुरी साहब, ये लोग मतलब मैं बहुत एडमायर करता था इनको, इनके काम देखता था, इनके बारे में पढ़ता था। तो मैंने पढ़ा था, वो भी FTI से ग्रेजुएट हैं, उन्होंने तो NSD और FTI दोनों किया था, दोनों ने, ओमपुरी साहब और नसीर साहब ने। बट मुझे ये कहीं ना कहीं ध्यान था उनका पढ़ा हुआ कि यार 10 साल तो समझने में लग जाते हैं, अभी एक्टर बनने की बात छोड़ो, बनोगे बाद में, अभी 10 साल तो समझने में लगते। तो मुझे लगा कि यार 10 साल समझने में लगेंगे, और हम तो अभी, क्योंकि वो भी वहीं से निकले थे, नसीर साहब, शबाना आज़मी जी, और इवन जया बहादुरी जी, जया बच्चन, और माइंड ब्लोइंग परफॉर्मर्स थे सारे। मुझे लगा कि यार अभी तो 2 साल का कोर्स है, तो ये जहन में था कहीं ना कहीं कि दिस विल टेक टाइम, यू नीड टू गिव इट योर ऑल टू दिस, पूरा समर्पित करना पड़ेगा। तो वो करते 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 जब FTI में हम तैयारी कर रहे थे, तब मुझे थोड़ी सी मैंने इंग्लिश फिल्में देखना चालू करी। मैं देखता था, देखने की कोशिश भी करता था, लेकिन वही वाली बात है कि पूरी समझ में नहीं आती थी। मतलब अब देखते थे, हाँ, मतलब विजुअली बहुत बढ़िया है, सब कमाल लग रहा है, और शूट अच्छे से की हुई है, और मतलब माइंड ब्लोइंग मोमेंट्स हैं, वो सब तो समझ में आते हैं, बट ओवरऑल कभी कभी ऐसा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन टाइप होता था। बट मैंने एक फिल्म देखी थी अपने कमरे में FTI में, बीइंग जॉन माल्कोविच। मुझे पूरी याद नहीं है वो फिल्म, बट मुझे ये याद है कि उसमें चेहरा किसी और का होता था और बात कोई और करता था, और वो बहुत सॉलिड फिल्म लगी थी मुझे, एंड आई थिंक दैट वाज द फिल्म विच मेड मी फील कि यार हाँ, अब ये यस, हम इंग्लिश फिल्में और तरीके से समझ के देख सकते हैं। सो दैट रियली ट्विस्टेड माई हेड, एंड देन ऑफ कोर्स FTI में बात करते करते मेरे बैचमेट से और सब लोग से पता चलता था, और परफॉर्मेंसेस तब देखते थे, एक्टर्स के नाम आते थे, और सबसे पहला पचिनो एंड डिनीरो, एंड ऑफ कोर्स ब्रांडो। तो ये मतलब हमारे वो बेंचमार्क्स थे, कि भाई ये है। तो हमने फिर एक एक करके
मतलब वो रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं ना कि इनकी फिल्में देखी और फिर स्कारफेस देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। टैक्सी ड्राइवर एंड स्कारफेस देख के क्या है ये लोग, ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये करना है। एंड ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंटली वो देख के इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार इस लेवल का काम होता है, मतलब इसको छूना तो दूर, इसका 1% भी अगर हम कर लें या मैं कर लूँ तो मुझे लगेगा कि आई हैव अचीव्ड समथिंग। एंड आई स्टिल लुक एट दोज फिल्म्स एंड आई स्टिल लुक अप टू देम एंड आई स्टिल गेट इंस्पायर्ड। सो आई थिंक मोर देन एनीथिंग गुड परफॉर्मेंसेज जो हैं वो बहुत इंस्पायर करती हैं मुझे, और दे यू नो हेल्प मी बेटर माई सेल्फ एंड गिव मी मोटिवेशन कि यार हैं और बेहतर चीज़ें करने के लिए, और बेटर टू ग्रो, टू आउटग्रो माई सेल्फ। तो मुझे बहुत टाइम से किसी एक्टर से ये सवाल पूछना था कि लोग काफ़ी बात करते हैं कि अल पचिनो बहुत अच्छा एक्टर है, रॉबर्ट डी नीरो बहुत अच्छा एक्टर है, एंड उनकी परफॉर्मेंसेस सब, मतलब सर्पिको एंड ऑल दीज फिल्म्स हैं, डॉग डे आफ्टरनून। ये जानना था कि जैसे आपने स्कारफेस पहली बार देखी, टैक्सी ड्राइवर पहली बार देखी, सो एज एन एक्टर व्हाट वर द थिंग्स दैट यू नोटिस फर्स्ट, एंड कौन कौन सी वो चीज़ें एज एन एक्टर आपको लगी कि हाँ ठीक है ये चीज़ है, ये मैं पिक कर सकता हूँ यहाँ से? स्कारफेस की अगर बात करें तो मैंने देखी बहुत बार है, लेकिन जो उनका लास्ट में वो गोली मारते हैं ना सबको, सो देर इज़ प्योर रेज। नाउ देर आर टू थिंग्स, एक होता है कि आप गुस्से में हो, एक होता है देर आर मिक्सड इमोशंस, कि आप गुस्से में भी होते हो, हेल्पलेस भी होते हो, फूटना भी चाहते हो, नहीं भी फूटना चाहते हो, वो एक डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो आप, मुझे ऐसा लगा। एक अगर मुझे प्योर इमोशन दिखाना है तो वो बहुत मुश्किल होता है। फियर दिखाऊंगा तो उसमें थोड़ा एंगर भी आ जाएगा कि डर भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। बट वॉट आई सॉ इन अल पचिनोज आईज वॉज that there was nothing, just pure rage, you know, there was nothing else, and that connectivity of with one emotion, it's so deep. यूजुअली आप लाइफ में आपका एक ही इमोशन रहता है, लेकिन आप जब कभी बार परफॉर्म करने या कभी कभार आप किसी से मिलते हो, देन यू ट्राई टू पुट अप एंड यू डोंट ट्राई टू शो व्हाट यू आर फीलिंग, एंड देन यू डू समथिंग, इज ऑलवेज मिक्स्ड. But actually, if you are in the moment, you will have one emotion inside you. If you think of it, what I try to do is, if you are what you are in real life, I like to portray that. So I try to achieve that. I'm still trying. So that was one thing. And when I saw Taxi Driver, twisted लोग थोड़े बहुत देखे थे, इतना experience नहीं था, but मुझे लगा ये क्या है? आदमी से खुद से मिरर पे बात करते हुए भी देखा था, बच्चन साहब को भी बहुत बढ़िया था, वो भी बहुत कमाल था. But then this guy is looking in the mirror and doing nothing. Just saying, talking to me. वो जो था ना, मतलब कुछ अलग था. अब इसमें क्या अलग था मुझे नहीं पता. एक होता है कि एक आदमी थोड़ा सा ट्विस्टेड बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक आदमी ही इज दैट. मतलब मैं अगर मुझे ऐसा मैं नहीं पता होता ये एक्टर, मुझे लगा किसी को लेके आए हैं वाकई का सवाल. सो दैट इज व्हाट really touched me, कि they become that person, and they become that person, and how, मतलब that depth, that is what I saw in them, that depth basically. Right. कि कोई और फिल्म है जो आपको ऐसे पसंद हो? रीचिंग बुल हो गई, as you said, सर्पिको, हीट, डॉग डे आफ्टरनून, जहाँ पे ये दोनों आए, मतलब मेरे लिए तो ये था कि अरे ये दोनों हैं. हाँ, उस सीन के बारे में थोड़ा बताइए, like what have you observed in that scene? I saw कि यार ये दो मतलब अलग अलग तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दोनों का प्रोसेस शायद अलग है, बट इट्स इक्वली इम्पैक्टफुल. लाइक अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, डिनीरो डज लॉट ऑफ इंटरनली से आपका पूरा चलता है और फिर आप उस पर एक्सप्रेस करते हो. बट पचिनो साहब का ये है कि वो करते हैं थोड़ा सा एक्सटर्नली टू इंटरनली फील करके, ये मेरा मानना है, व्हाट आई सी. तो वो सीन में मुझे वो दो अलग अलग टाइप के परफॉर्मेंसेस दिखे, एंड येट बोथ वर इम्पैक्टफुल एंड बोथ वर रीचिंग थरली. तो वहाँ से मैंने ये सीखा कि बात पहुँचनी चाहिए भाई, तरीका कोई भी हो. सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट. एंड कोई ऐसी टेक्निक जो आपने उनसे सीख के अपने किसी काम में अप्लाई की हो? पर्टिकुलर ऐसा कोई मेरा वे नहीं है, बट आई ऑलवेज बिलीव इन बीइंग ट्रूथफुल टू द कैरेक्टर. अब हो सकता है किसी रोल के लिए मुझे खुद ही बैठ के स्क्रिप्ट को सिर्फ पढ़ता रहना पड़े, हो सकता है किसी रोल के लिए मुझे जाके किसी से मिलना पड़े, हो सकता है किसी रोल के लिए आई गो एंड स्टे एट अ पर्टिकुलर प्लेस, विच आई हैव डन ऑल्सो सर्टन टाइम्स. सो इट्स नॉट फिक्स्ड, एंड आई हैव इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, बट जो तरीका है वो मुझे भी नहीं पता कि मैं अगला रोल कैसे तैयार करूँगा. ऑफकोर्स लैंग्वेज है तो लैंग्वेज तैयार करनी है. अगर ALC ऑफिसर है तो जाके मैं मिला उनसे, और अगर
जस्ट प्योरली इमोशंस है, तो आई केप्ट रीडिंग. मतलब स्क्रिप्ट तो मेरी बाइबल है, एंड आई थिंक उसी से मुझे बहुत कुछ मिलता है. एंड आई गो बाय गट. आई डोंट नो व्हाट आई डू, बट ऑफ कोर्स आई नीड टाइम टू रीच देयर. क्योंकि अगर कोई भी 25-30 साल का आदमी है जिसको मैं प्ले करना चाहता हूँ, उसने अपनी लाइफ के 25-30 साल जिए हैं, बचपन में उसका क्या बचपन रहा है, उस वजह से वो लाइफ में डिसीजंस लेता है. वो क्या करना चाहता था, क्या वो बन पाया नहीं बन पाया, उसकी क्या एस्पिरेशंस है, वो ये चीज़ करना चाहता है तो क्यों, क्या उसको किसी चीज़ की रिग्रेट है, क्या उसको कुछ प्रूव करना है. सो ऑल दीज थिंग्स एंड मोर make a character, and you cannot just go and just do it. You need to understand the psyche, you need to understand the background where it comes from. So all these things I try to inculcate जितना मैं कर पाता हूँ. अभी भी कोशिश ही कर रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ कि यार और करीब आ पाऊँ जितना रोल के. तो या तो दैट्स अ प्रोसेस, इट्स स्टिल ऑनगोइंग, एंड देयर इज नो पर्टिकुलर वे अबाउट इट टू गो अबाउट इट. तो आपने अभी बताया कि आप स्क्रिप्ट काफ़ी दफ़ा पढ़ते हैं कि ताकि आपको सीन के बारे में थोड़ा आइडिया लगे. तो ये मान लीजिए कोई एक रैंडम आपको सीन दिया गया है, तो जब आप पहली बार वो सीन पढ़ते हैं तो व्हाट इज़ इट दैट यू आर लुकिंग फॉर? So first thing I look for in the scene is कि इसका मोटिव क्या है. देखो कोई भी आदमी लाइफ में ना कोई मोटिव ही होता है उसका. अगर वो और एंड दूसरा कहाँ से आया है, राइट. वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम. क्या रोड पे एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद आके ये मिल रहा है, क्या इफ गो टू एक्सट्रीम किसी की मैयत से आ रहा है, और इज जस्ट रेगुलर गेटिंग अप एंड ब्रश करके आया है रूम से, उसमें होगा कि कल रात को कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, उसको कुछ गड़बड़ तो नहीं, सपना तो नहीं आया उसको. वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, वेयर विल ही गो फ्रॉम हेयर, एंड व्हाई इज ही कमिंग हेयर. यहाँ से क्या चाहिए उसको, इस सीन से क्या मोटिव क्या है उसका. दीज बेसिक थिंग्स वो बोलते हैं ना 5 W's, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ. एक्चुअली हाउ. हाँ, तो ये 5 फैक्टर्स हैं, ये हमने सीखे भी हैं, बट मेन वही है कि क्या मोटिवेशन है, एंड उसका मूड वही सेट होगा कि कहाँ से आ रहा है, एंड उसका मोटिवेशन उससे सेट होगा कि कहाँ को जाना है. दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई सी. तो जब आप मतलब मान लीजिए किसी सीन में एक्स लेंथ तक वो दिया गया है, उसके बाद आपको इम्प्रोवाइज करना है, तो फिर आप इसी के हिसाब से जाते हैं कि ये मेरा मोटिवेशन है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो फिर मैं इस हिसाब से. हाँ, मतलब मैं ऐसा इम्प्रोवाइज करने के लिए नहीं करता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्क्रिप्ट में सारी चीज़ें होती हैं, एंड आई ट्राई टू फॉलो एंड ट्राई टू डू दैट, बट इफ इट हैपन्स इट हैपन्स. ऐसा कभी प्लान नहीं होता है कि इम्प्रोवाइज करना है, बट हाँ अगर कभी होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता भी है, क्योंकि डायरेक्टर अगर कट नहीं बोल रहा है एंड द एक्टर इज रिएक्टिंग, देन यू रिएक्ट अकॉर्डिंगली, बिकॉज इफ यू आर देयर, if you know your motive, if you know where you want to go, if you know what you want from that person, you will go accordingly. अगेन इम्प्रोवाइजेशन पे ही थोड़ा सा मैं ये, क्योंकि मुझे थोड़ा ये फैसिनेटिंग लगता है कि आप एक मोमेंट में हैं एंड स्क्रिप्ट में कुछ और लिखा होगा, बट यू आर सो प्रेजेंट इन दैट मोमेंट कि आपसे कुछ और हो जाता है, एंड देन इवन देन इट स्टिल वर्क्स फॉर दैट कैरेक्टर. जैसे आप टैक्सी ड्राइवर वाला भी बता रहे, दैट इज अगेन लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस इम्प्रोवाइज्ड मोमेंट्स. तो मुझे ये जानना था कि जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं जो एकदम वर्ड टू वर्ड जो लिखा है स्क्रिप्ट में वही फॉलो करते हैं, एंड देयर आर सम एक्टर्स जैसे राजकुमार राव, उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो जिस समझ लेते हैं एंड देन ही रीइंटरप्रेट्स द डायलॉग्स इन हिज ओन वे. तो आप कौन सी मेथड को फॉलो करते हैं? अब मेरा ऐसा कोई मेथड नहीं है. मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स थैंकफुली स्क्रिप्ट्स अच्छी मिली हैं, टचवुड, एंड उसमें अच्छा लिखा रहता है, एंड आई ट्राई टू फॉलो एज मच एज इट इज़ देयर. बट एट सर्टन टाइम्स जब कभी मोन्टाज है या साइलेंट सीन है, उसमें कभी कभार कुछ इम्प्रोवाइज हो गया, या फिर जो हमारी लाइंस गिवन हैं वो हो चुकी हैं, एंड देन समथिंग हैपन्स, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ पानी गिर गया या समथिंग, एनीथिंग हैपन्स, यू जस्ट टेक दैट अलॉन्ग, एंड देन कुदरती भी हो जाता है कई बार, एंड देन सर्टन थिंग्स कम आउट. फॉर एग्जांपल गुस्से के सीन में आप कर रहे हो, सामने वाले की उसने कुछ ऐसा कर दिया कि ये क्यों कर रहा है, मतलब क्या सुन रहा है कि नहीं, लाइक सर्टन थिंग्स लाइक दीज, कि तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, तो ऐसा लग नहीं रहा है. फॉर एग्जाम्पल वो फिर इट डिपेंड्स योर कैरेक्टर, योर सिचुएशन, योर स्टफ, एंड एंड एट द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज फील कि तैयारी पूरी करो एंड देन यू गो विद द फ्लो, बिकॉज सिचुएशन, वहाँ जगह, वहाँ लोग, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली हम लोग बहुत तैयारी और बहुत पढ़ भी लेते हैं, बट एक्चुअली जब मैदान में उतरते हैं, प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं ना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. आई एम लर्निंग कि उस चीज़ में ओपन रहो
and then you go with the flow. That's what I am trying to do in my life right now, that go with the flow. जो चीज़ें चल रही हैं with due respect. इसने अगर कुछ उल्टा भी बोल दिया, अगर ये नहीं है वो बोल दिया, तो वो जो बोला है वो सुनो. So you basically need to just react. I think you need to react to whatever is happening around you. क्योंकि अगर कहीं पानी गिर गया और यहाँ किसी कहीं आवाज़ आई आपने देखा नहीं, मतलब you're not there, है ना. तो वो वाली बात है. लेकिन आपने मैदान में उतरने की बात की, तो मैदान में जो आपके साथ हमेशा रहेंगे वो है डायरेक्टर जो सेट में. तो व्हाट इज़ इट दैट एज एन एक्टर दैट यू वांट फ्रॉम द डायरेक्टर, कि अगर आपको डायरेक्टर कोई ब्रीफ दे तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये बता दो. See, most likely what I try to do is before we start shooting, अगर हो पाता है तो we sit with the director, writer to come on the same page. क्या जो मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ या जो तैयारी हो रही है, राइटर के साथ बात करता हूँ, क्या बैकग्राउंड इसका बराबर है, क्या ये इसके थॉट प्रोसेस यही है, क्या ये यही चाहता है इन दिस एंटायर फिल्म और सीरीज़, क्या इसका यही पर्पस है. तो वो जब एक बार सेम पेज पे आ जाते हैं ना, देन आई वांट फ्रॉम डायरेक्टर इज़ कि भाई वो देख ले एक तो जो हमने सोचा है वो हो रहा है कि नहीं. क्योंकि देखो सोचा तो बहुत कुछ होता है, कई बार वो दिखता नहीं है व्हाइल परफॉर्मिंग. सो ही ओनली कैन टेल मी. एंड अगर कुछ कमी है, एंड अगर सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बाकी देखो लाइनें और ये सब तो यार वो हमें करना चाहिए तैयार. बाकी तो ऐसा वो नहीं है. बट हाँ, एक क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स द डायरेक्टर्स मीडियम, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ नॉट समथिंग ऑफ माई ओन. आई एम फॉलोइंग हिज विजन. यू नो, समटाइम्स मेरा कोई थॉट होगा, वो डायरेक्टर बोलेगा नहीं अपन को ऐसा करना है, तो वो क्या मैं उसी दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं. सो दैट इज़ माई thing with the director, and what I am doing the performance, is it coming out with the honesty, are you feeling it, so all these things. क्योंकि हम ऐसे कॉलेज वगैरह में शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे, तो जो पहली हम लोग बना रहे थे तो उसमें अब जो एक्टर है वो भी सब कॉलेज वाले ही हैं, तो वो हमें चाहिए परफॉर्मेंस वो हो नहीं रही. तो इवेंचुअली फिर वही हुआ कि हम ऑडियो तो एनीवे डब कर ही लेंगे, तो फिर बोले हाँ अच्छा अभी तो साइड लग, हाँ होल्ड तो गुस्सा हो जा, तो वैसे फिर इवेंचुअली निकालना पड़ा. तो वो मुझे वहाँ से एक वो चीज़ ये हो गई कि आई वांट टू लर्न हाउ टू ब्रीफ एन एक्टर प्रॉपर्ली, कि मतलब अच्छे से कैसे बताएं. तो इसलिए मेरा ये सवाल था. एज एन एक्टर मैंने आपको बताया कि भाई जो 4 Ws एंड 1 H है, अगर वो क्लैरिटी हो जाए एक्टर को किसी भी तरह या थ्रू डायरेक्टर कि ये यहाँ से आया है, यहाँ पे ये पर्पस है, इसका ये मोटिव है और यहाँ से इसको अभी यहाँ जाना है. हमने इम्प्रोवाइजेशंस की हैं जिसमें बस एक सीन होता है, यू हैव 2 people, देयर इज अ रिलेशनशिप सेट, दैट्स इट. देयर इज वांट एंड देयर इज अर्जेंसी, है ना. तो आप अपनी वांट पूरी करने जाते हो और आपको अर्जेंसी भी है वो चीज़ की. सो दीज आर द काइंड ऑफ इम्प्रोवाइजेशन एक्सरसाइजेस. तो उस केस में अभी कैरेक्टर नहीं है, बट अगर ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपका जो कैरेक्टर है वो बरकरार रहते हुए वो देखना है बस. तो दैट आई मीन दैट यू एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, आई थिंक इफ़ यू सी यू फील इट. एंड अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट ब्रीफिंग इन द राइट वे. एंड टू ईच पर्सन, आई थिंक, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बंदे को समझ लेना, सामने वाले को, that's why I like to, you know, meet and know and understand and spend time with people, because I'm spending most of the time with them. तो उनको समझना, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके क्या सोच हैं, so I like to do that so that you know each other so well कि वो मुझे बोल पाए कि ये वाला नहीं, ये ऐसे, ये वाला कर. तो वो जब एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो इट बिकम्स ईजी. बट देन व्हेन यू डायरेक्टली मीट और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो तब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है. देन यू डोंट नो कि मेरे किस तरीके से बोलने से क्या समझेगा, बिकॉज at the end of the day we are very very sensitive also. As an actor I am a very sensitive person. तो you have to see, you know, confidence भी होता है, एक आपका वो भी रहता है कि यार मैं बराबर कर रहा हूँ कि नहीं. तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, एंड उस तरीके से आपको वो बताई जाए चीज़ें और कॉन्फिडेंस भी दिया जाए. सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. एंड आई थिंक एज अ डायरेक्टर इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू जस्ट डोंट हैव टू सी द एक्टर, यू हैव टू सी everything, from art direction to frame to sound to everything, I think. Yeah. एंड वो यहाँ से कट हो गए, फिर अगले सीन में वो लिंक भी होना चाहिए. लिंक भी होना चाहिए, बिल्कुल. तो ये तो हमारा इम्प्रोवाइजेशन हो गया. अभी हम वापस स्क्रिप्ट पे आते हैं. आप आपकी मूवीज़ बता रहे थे जिन्होंने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी मूवीज़ हैं जिनको आप बार बार रिविजिट करते हैं? मतलब वो कंफर्ट रीजन के लिए भी हो सकती है, गिल्टी प्लेजर भी हो सकती है, जो भी आप बार बार देखते हैं. देखो, एक फिल्म है हासिल, वो मैं बार बार देख सकता हूँ. उसी हिसाब से गॉडफादर है, उसी हिसाब से दिल चाहता है. बहुत सारी फिल्में ऐसे, क्योंकि अभी ऑफ लेट मैं
क्या हुआ है ना, बहुत पिछले 6-8 महीने से मैं कुछ देख ही नहीं पाया हूँ, बट ये चीज़ें हैं। एंड कोई भी सीन्स मैं देख लेता हूँ यूट्यूब पे, अगर डिनीरो, पचीनो, वॉकिन फीनिक्स, इनके कोई भी सीन्स आ जाते हैं ना, तो आई जस्ट सी, ये चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। एंड हैं और भी, मुझे शायद अभी याद नहीं आ रही हैं। क्वीन है जैसे, आई वॉच दैट ऑल्सो समटाइम्स। एंड देन माई ऑल टाइम, अगर आप बोलो कि कुछ भी मतलब ऐसा मूड नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, देन माई फ्रेंड्स, इट्स माई ऑल टाइम। मतलब मैं वो कभी भी देख सकता हूँ। मतलब जो लेवल का वो शो है, जिस लेवल की उसमें लाइटनेस है, जिस लेवल का उसमें रिलेशनशिप है, आई मीन इट्स इनक्रेडिबल। शोज में और आप कौन से शोज आप रेकमेंड करना चाहते हैं? शोज़ देखो, मैंने ना पहला शो देखा था वेब सीरीज़, वो थी ब्रेकिंग बैड, और मेरा हो गया था दिमाग ख़राब, ठीक है। और वो टाइम पे मैं शायद देखता था, और मुझे ना रात को 2-2, 3-3 बजे भी एपिसोड ख़त्म होता था, तो मुझे ना रुकना नहीं होता था। तो मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मैं क्या करूं, मतलब मैं सो ही नहीं रहा हूं। तो वो ऐसा हो गया था। तो फिर मेरे दोस्त से मैंने पूछा, था उसने मुझे बोला, विजय ने, कि तू एक काम किया, अगर तू एपिसोड ख़त्म हो ना, तो अगला एपिसोड के 10 मिनट देख, फिर तू रुक सकता है। अच्छा, So that is how I used to stop myself to watch at nights. And I, मतलब मैंने उसको शायद वो पहला मैंने देखा था और इतना ज़्यादा वो हो गया था. So that is my all time. And then of course नहीं एक सेकंड, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। आप अगर अगले एपिसोड का आप 10 मिनट देख लेते हो तो फिर तो आप घुस गए ना एपिसोड में। घुस गए, लेकिन क्या होता है ना, वो लोग ऐसे पॉइंट पे छोड़ते हैं ना, हाँ ब्रेकिंग बैड में आपने देखा हाँ होगा, हाँ यू नोट नीड टू नो क्या हुआ अभी इसके बाद। हाँ सो ऐसा नहीं कि वो बोरिंग हो गया, अगले 10-15 मिनट में वो गुत्थी सुलझ जाती है पिछले एपिसोड की, हाँ। फिर आप घुस जाते हो एपिसोड अच्छा, में, बट यू कैन वैसे। स्टॉप देयर एटलीस्ट। आप खुद से रोक सकते हो वहाँ, बट एपिसोड खत्म होके आप नहीं रोक पाते। मेरे साथ ऐसा हुआ था। बहुत अच्छी टेक्निक बताई आपने। तो उस लिहाज से मैं रुक जाता था। तो दैट्स हाउ मैंने कंट्रोल किया खुद को। तो कोई फेवरेट एपिसोड या सीन? उसको धमकी आती है ना, उसको वापस करना है सामान, और वो जब मिलने जाता है और वो मेथ बना के वहाँ फोड़ता है, वो मेरे लिए ऐसा था कि सडनली, मतलब दैट इज़ योर, मतलब दैट मोमेंट कि "ओह, क्या हो गया"। मतलब वो एक साधारण सा आदमी किसी डॉन के पास जाके ये कर रहा है, मतलब राइटिंग का जो लेवल है, मतलब एंड परफॉर्मेंस, एवरीथिंग यार। आई थिंक पिंकमैन का कैरेक्टर कैसा सा है वो, मतलब एंड हाउ दिस गाय इज टेकिंग हिम अलोंग। एंड ऐसा कोई उसमें वो नहीं है कि क्योंकि शो है तो उसको लेके चलना, नो, देर आर डायर नीड्स एंड वांट्स दैट दे आर यूजिंग इट, कि उसको बुलाना ही पड़ता है। देर इज़ नो अदर ऑप्शन। मतलब आप ऐसा बैठ के नहीं सोच सकते हो कि ये भी कर सकता था, नहीं, ऐसा है ही नहीं। मेरे को तो नहीं आया उस वक्त ऐसा कोई थॉट कि ये ऐसा भी हो सकता था या वैसा भी हो सकता था, अब तो ये होगा, नहीं पता भाई क्या होगा अभी। सो दैट वे इट सरप्राइज मी एट ऑल लेवल्स। इनफैक्ट वो जेसी पिंकमैन को मारने वाले थे सीजन 1 में, करेक्ट। तो फिर वहाँ पे उनकी They आयरन changed. पॉल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी दैट दे डिसाइडेड कि ही शुड स्टे। हाँ, वो ऑलमोस्ट हो गया था, जी। बट हाँ, आई एम ग्लैड दे मेड हिम स्टे। तो एल कमीनो देखिए आपने, जो उसका नहीं, एल कमीनो conclusion- नहीं देखी, मेरे को कब से देखनी है, बट नहीं देख पाया हूँ मैं। बट मैंने सुना है उसी के बाद का या पहले हाँ, उसका कंक्लूजन है Conclusion है, बेसिकली, हाँ। जेसी की कहानी का कंक्लूजन। का। और शोज गेम ऑफ थ्रोन्स है, डेली क्राइम, फैमिली मैन, स्कैम, पिक्चर्स, आई लव ऑल दिस शोज। पिक्चर्स मेरा लाइक काफ़ी फेवरेट शो था एक टाइम पे, कि वो वाला शो था कि जो आप डाउनलोड करके रखते थे एंड यू रीवॉच इट। टीवीएफ के साथ आपका कैसे ये हुआ कनेक्शन? एक्चुअली मैं अरुणाब को ना बहुत टाइम से जानता था, जब उनका एक तरीका था, बहुत स्टार्टअप टाइप का मामला चल रहा था, और वो लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे स्क्रिप्ट्स वगैरह, तब मैं अरुणाब से मिला था। एंड हमारी बातचीत होती थी, एंड वो लोग कुछ कुछ बनाते रहते थे, तब पता भी नहीं था, कुछ डिजिटल कुछ भी नहीं आया था, तो हम लोग बस अपना काम की जद्दोजहद में घूमते रहते थे और फिर मिलते थे और बातचीत होती थी। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने कुछ कंटेंट निकालना चालू हुआ, धीरे धीरे वो स्पूफ्स आना चालू हुए। मतलब इतना कमाल तरीके का वो ह्यूमर होता था, आई थिंक कम्प्लीटली रिलेटेबल होता था, जो मतलब फिल्मों का लेके वो बनाते हैं, या जो भी चीज़ें वो बनाते थे, वो वहाँ से मेरा शुरू हुआ, चाहे राउडीज हो, वो सारी चीज़ें, तो वहाँ से मेरा शुरू हुआ है ना। मैं अरुणाब को तब से बोलता था कि यार काम करना है, तो काफ़ी साल लग गए, बट इवेंचुअली
इट हैपेंड एंड उसमें फिर अपूर्व सिंह करकी जिन्होंने एस्पिरेंट्स डायरेक्ट किया, तो फिर वहाँ से वो शुरू हुई चीज़ें एंड वो फिर काफ़ी साल लग गए, बट हाँ शुरुआत हुई तो पर अच्छी हुई। वीएफ के आपके फेवरेट वीडियोस कौन से हैं, जो आप मतलब स्केचेस वगैरह जो आपको याद हो? एक चिप ऑफ थीसिस का हाँ है उनका, एक भाई हो का है, रोहित शेट्टी फिल्म्स का है, देन क्यूटियापा है। बहुत करेक्ट मुझे ऐसा लगता था ह्यूमर, हम देखते थे मिलके, एफटीआई के बैचमेट्स भी बहुत हंसते थे, बहुत मज़ा आता था। तो अब हम पहुंच गए हैं जहाँ हमें पहुंचना था। जी तो संदीप भैया, ये जो पूरा आपका कैरेक्टर है, तो थोड़ा अभी क्योंकि हमने एक्टिंग वगैरह की बात की है, तो ऐसी कोई टेक्निक थी या कोई ऐसे ट्रिक थी जो मतलब जिससे आप ऐसे, ये संदीप भैया, ये आप अगर काम कर ले तो आप संदीप भैया बन जाते हैं, अदरवाइज यू आर सनी एज यू आर इन रियल लाइफ। तो ऐसे कोई टेक्निक या कुछ है जिससे आप स्विच करते हैं, और हाउ डिड यू डिस्कवर द नहीं कैरेक्टर? यार, ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ ना यार। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं यार, ऐसा टेक्निक मुझे नहीं पता है एक्चुअली, बट आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ, एंड आई रियली एडमायर दोज एक्टर्स। बट हाँ, मुझे अगर कोई कैरेक्टर में जाना है, सो एज आई सेड, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पला बड़ा है, क्या चाहता है, तो वो सारी चीज़ें तैयार की गई इन टैंडम टू द राइटर एंड डायरेक्टर। फिर ऑफकोर्स मुझे शूट के कुछ थोड़ा टाइम पहले मुझे अप्पू ने बोला थोड़ा हरियाणवी कर सकते हैं क्या, तो अप्पू के साथ मतलब मैं अपूर्व बोल के फिर अप्पू पे आ गया था, हम लोग का इतना प्यार हो गया था, तो मैंने बोला अप्पू भाई यार मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि यार मतलब यार थोड़ी तो नहीं होगी, या तो पूरी होगी या तो नहीं होगी, तो नहीं कोई नहीं, कोई प्रेशर नहीं किया अप्पू ने मुझे। फिर मैं अपने मेरे एक और बैचमेट है जसवंत सिंह दलाल, इज ऑल्सो एन एक्टर, उसके पास गया मैंने कहा कि यार थोड़ा हरियाणवी करना है, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो बट ऑथेंटिक होगी तो ही करूँगा, नहीं तो नहीं। बिकॉज जो कैरेक्टर भी था उसमें बहुत इमोशंस और बहुत ज़्यादा जज्बे वाला था, और वो सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि एक्सेंट के चक्कर में इमोशन नहीं जाना चाहिए, है ना, बिकॉज एंड वाइस वर्सा, कि इमोशन के चक्कर में एक्सेंट भी ना गड़बड़ो, तो वो सारी चीज़ें फैक्टर्स थी, तो इसलिए आई वॉज वेरी दिस थिंग। तो हमने किया, बोला कि ठीक है कोशिश करते, होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। करते 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 थोड़ा बनने लगा, और आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद जसवंत, जब भी मैं शूट पे जाता था मैं बोल के सुना देता था, सो ही सपोर्टेड मी सो ब्रिलियंटली, एंड वो फिर जस्ट उसमें भी समय लगता है, करते 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 करते, तो इट्स अ प्रोसेस आई थिंक। वो किया, और वो आई थिंक शायद थोड़ा ठीक ठाक निकल गया। और एंड ऑफ कोर्स अप्पू से बहुत डिस्कशंस होते थे बैकग्राउंड को लेके और स्क्रिप्ट को लेके, काफ़ी सेंसिटिवली और काफ़ी तरीके से अप्पू ने भी पूरा शो बनाया है, इवन हर कैरेक्टर को उस ब्यूटीफुल तरीके से डील किया है, एंड सिमिलरली इट हैपेंड विद संदीप भैया। तो जो आपका हरियाणवी सीखने का प्रोसेस था, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, लाइक आपने शुरू कहाँ से किया, एंड लाइक व्हाट वर द थिंग्स दैट यू डिड? एक्चुअली तो वक्त कम था, अदरवाइज मैं पूरी हरियाणवी सीखने की कोशिश करता, बट हम लोग ने स्क्रिप्ट के हिसाब से सीखना शुरू किया, और जसवंत को मैंने बोला कि बता, मतलब ऐसा भी नहीं था कि पूरी हरियाणवी चाहिए, पर हिंदी हरियाणवी टाइप चाहिए। एंड मैंने एक्चुअली उन लोग को भी सुना हुआ था, लाइक जयदीप, जसवंत, ये लोग बातें करते थे, तो वो फील थी थोड़ी बहुत, तो मैंने वही बोला कि थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि इस तरीके से हम कुछ कुछ करें, तो उसने अपने तरीके से मुझे चीज़ें बताई, कुछ मैंने अपनी तरह से बोला, बट इवेंचुअली देन इट वाज अप्रूव्ड कि भाई ये करेक्ट लग रहा है कि नहीं। और हर सीन बर सीन हम करते थे, मैंने उसको पूछा था, उससे रिकॉर्डिंग ली बाकायदा, ही हेल्प मी फुल्ली, एंड वही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, करना है, घर वाले, वो सारी चीज़ें, एंड और फिर धीरे 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 एक वो टाइम लगा, एंड थैंकफुली धीरे धीरे मेरा शूटिंग का भी जब टाइम के पहले भी मैं करता था, शूट के जो सीन है पहले उस पर फोकस करके कि भाई ये वाला पहले कर लेते हैं, फिर अगले वाले का उसके बाद करते हैं, तो पहले पूरा होल एज अ होल तैयारी कर ली थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी ले ली थी, और मैं बोलता भी रहता था अपना रूम में, सीन्स पढ़ता रहता था, हरियाणवी में बोलता रहता था, रिकॉर्ड करके भेजता था, तो वो चेक होते थे, एंड देन एज एंड व्हेन जब सीन आता था तो फिर उस पे फुल फोकस, फिर वो ख़त्म हुआ दूसरे पे फोकस, तो वैसे करके एक 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 करके अप्रोच किया। और एंड अभी आप इस कैरेक्टर का मतलब हमने भी पूरा देखा नहीं है, संदीप भैया एपिसोड्स रिलीज हो रहे हैं उसके, बट वेयर डू यू सी लाइक द फ्यूचर ऑफ दिस कैरेक्टर की, मतलब इसको आप कहाँ देखना चाहेंगे? यार मैंने ना ऐसे कुछ सोचा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो और इतना ऑर्गेनिकली प्यार मिल रहा है लोगों का, आई एम फुल इन माई हार्ट। मेरा ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस
कोई किसको कहाँ ले जाना है, मेरी ऐसी कोई थॉट्स ही नहीं है, बिकॉज दैट लव एंड दैट प्योरिटी से जो दिल को छुआ है ना उसने मुझे सीरियसली फुल कर दिया है। एंड आई एम ओनली थैंकफुल कि चीज़ें इस तरीके से पैन आउट हो रही हैं। इट्स जस्ट वंडरफुल एंड इट्स जस्ट हम्बलिंग। और मुझे ऐसा लगता था एज एन एक्टर, मैं पहले भी सोचता था कि ना, मेरा ये मानना है कि लाइफ में सर्विस इज़ द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू। क्या होता है ना कि हम लोग अपने आप में ही इतना वो रहते हैं, एंड इट्स नॉट बैड एट ऑल। यू हैव टू बी योरसेल्फ, यू हैव टू बी देयर फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, ओनली देन यू कैन डू फॉर अदर्स। जो वो ऑक्सीजन वाली बात भी फ्लाइट में बोलते हैं, बट आप अपना करते हुए जब आप सर्व करते हो, लाइक आई रियली लुक अप टू सर्विस इंडस्ट्री पीपल, चाहे होटल्स के हों, जो भी सर्विस करते हैं, सो आई रियली लुक अप टू देम। मेरा ये मानना है कि मेरे अगर कभी परफॉर्मेंस या काम करते हुए अगर 1, 2, 4 लोग अगर इंस्पायर हैं, मोटिवेट होते हैं, उनको कुछ अच्छा डिसाइड करते हैं लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई हैव डन समथिंग नाइस। आई एम रियली रियली थैंकफुल, और मैं ये चाहता था हमेशा से कि ऐसा हो, बट विद दिस the kind of love and the kind of motivation that people are getting, I mean I cannot describe it also। मतलब मेरा उसको बोल के छोटा करने वाली बात हो जाएगी। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं कभी कभी अकेले में मैसेज पढ़ के ना आई गेट फुल। मेरे को सीरियसली कभी कभी नमी आ जाती है आंखों में, जितने प्यार से वो लोग पढ़ते बोलते हैं, जिस तरीके से वो मैसेज करते हैं। वो मुझे कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं, संदीप भैया मेरा एग्ज़ाम है, मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। I don't see there anything else, but I just see the love that they have made to संदीप भैया। मैं खुद संदीप भैया को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो it has happened this way, and I'm only thankful and the kind of love that I'm getting. Thankful not just for the character that has happened, to the team behind it, because ये अकेले कोई नहीं कर सकता कहीं भी, I think in life में। So it's the team with full commitment, full dedication, चाहे वो हमारे डायरेक्टर हो, राइटर हो, स्पॉट बॉयज़ हो, टीम हो, लाइट बॉयज़ हो, साउंड वाले हो, एवरीबडी हैव वर्कड सो हार्ड एंड विद ऑल देयर हार्ट, एंड आई थिंक इट्स अ सक्सेस फॉर ऑल ऑफ देम। सीरियसली आई फील। संदीप भैया, और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत, आई एम श्योर एज एन एक्टर एक चीज़ होती होगी जो बार बार आती है, विच इज़ अनसर्टेनिटी। कि ये मैं काफ़ी टाइम से सोचता हूँ कि बिटवीन प्रोजेक्ट्स, मतलब आपके पास अभी शायद काम है, नहीं है, एक वो वाला एक दौर चल रहा होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ डू यू डील विद दैट अनसर्टेनिटी। कि जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन है, उनको रोल्स नहीं मिल रहे थे जैसे उनको चाहिए थे, तो उन्होंने खुद अपने लिए रॉकी बैल्बोआ लिख लिया, तो एक वो रूट है। बट देन देर आर ऑल्सो एक्टर्स, जैसे हमने गुलशन देवैया के साथ बात की थी, उनको भी मैंने सेम चीज़ पूछी थी। उनका ये कहना था कि ही इज़ ओके विद द फैक्ट कि समवन समवेयर विल इमेजिन हिम इन अ कैरेक्टर एंड देन ब्रिंग इट टू हिम। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ डू यू डील विद अनसर्टेनिटी। जब भी अनसर्टेनिटी आती है, सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि क्या क्या हो गया है पीछे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल रहता हूँ कि जो मेरी लाइफ में अभी चल रहा है, इट्स अ बोनस। ठीक है, मैंने नहीं सोचा था इतना भी, तो जब ये यहाँ पे पहुँच गए हैं तो आगे भी हम पहुँच जाएंगे। एक्चुअली मैं हर किसी को बोलता हूँ, मेरे अंदर ना पॉजिटिविटी और हार्डवर्क डेडिकेशन जो है खैरात में आता है। मेरी मॉम बहुत पॉजिटिव है और मेरे डैड बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड हैं, तो ये मेरे पास खैरात में आता है। तो ये ट्रेजर मेरे पास ऑलरेडी है। और हम मतलब आई डोंट थिंक सो कि अनसर्टेनिटी या ये सारी चीज़ें किसी और फील्ड में नहीं है, वो हर जगह है। और हर किसी का अपना अपना श्रेय है, हर किसी की अपनी अपनी चीज़ें चल रही हैं, वो अपने तरीके से कोई कर रहा है, कोई अपने तरीके से कर रहा है। तो मेरे पास ये आता है और ये मैं थैंकफुल रहता हूँ, और वो चीज़ ने मुझे बहुत संभाला है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी आगे काम होगा नहीं होगा। आई ऑल्सो थिंक अबाउट राइटिंग, मैं ये भी सोचता हूँ, बट एट द सेम टाइम यू आर सो क्रिटिकल, और आपका बहुत सारी वैसी चीज़ें होती हैं कि करना है तो बहुत बढ़िया तरीके से करना है। तो शायद यू नेवर नो, कभी मैं किसी दोस्त के साथ मिलके लिख लूँ, या कभी कुछ ऐसा डेवलप कर रहे हैं किसी राइटर के साथ, वो भी हो सकता है। जब भी मैं आगे का सोचता हूँ ना, तो वो आगे के डर को मैं पीछे से बैलेंस कर लेता हूँ और अभी मैं जीता हूँ कि यार अभी क्या है। अभी मैं कभी कभार जब कभी भी ऐसी फीलिंग आती है तो एक आधी मैसेज पढ़ लेता हूँ, मैं मेरे इनबॉक्स में रहते हैं इंस्टाग्राम के, और वो पढ़ के मैं सब भूल जाता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा धन नहीं है आपके पास लाइफ में। तो इस प्यार ने ना मेरी वाकई आर्थिक स्थिति ठीक कर दी है। कि वो लाइन बहुत अच्छी थी कि मैं आगे के डर को पीछे के इससे बैलेंस कर देता हूँ जी, और फिर आज मैं जीता हूँ जी। ये कोशिश करता हूँ मैं, आई ट्राई टू
practice this as much as possible. तो आपने कहा कि आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, लाइक आप जी। विचार अपने जी। पॉजिटिव रखते हैं, तो जी। डू यू रीड अ लॉट? रीडिंग उतनी ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट हाँ कोट्स, ये सारी चीज़ें मेरे कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे फीड होती हैं, बट ऐसा मेरे को समझ में आया है ओवर द ईयर्स कि मेरी हॉबी एक्चुअली ना टू नो पीपल है, कि मैं जाता हूँ एंड आई लाइक टू ट्रैवल अलॉट। मैं जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं उनको समझता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में और क्या करना चाहते हैं और क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों आई जस्ट लव टू नो पीपल एंड नो देयर माइंडसेट एंड आई लाइक टू नो दैट एंड आई थिंक मेरे लिए वही किताब है मेरी। और जो मुझे उनसे जितना ज़्यादा मिलता है ना, शायद मतलब मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी भी हैं किताबें, ऐसा नहीं है कि आई नॉट रेड एट ऑल, शायद मुझ में वो पेशेंस नहीं है कि मैं पढूं एंड इट नीड्स टाइम और वो सारी चीज़ें हैं। बट एट द सेम टाइम पता नहीं क्यों मेरा बचपन से ही रहा है कि मैं बुक्स अपनी पढ़ाई की मैंने पढ़ी हैं, मैंने जो भी मुझे मेरी स्क्रिप्ट्स में पढ़ता रहता हूँ। पता नहीं क्या है, एक माइंडसेट है बचपन से कि जो ज़रूरत है वो पढ़ो। हाँ मतलब ऐसा है। और मैं अच्छा स्टूडेंट भी था, मतलब मैं अच्छे, मेरे ग्रेड्स मार्क्स, काफ़ी फाइन स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुझान रहा है। मैं फुटबॉलर हूँ। अच्छा। मैं स्कूल के नेशनल्स खेलता हूँ, मतलब नॉट नेशनल, स्कूल के IPSC उसको नेशनल्स बोलते हैं, UPSC आ रहा है मुंह में। तो वो सब मैंने किया है एंड हाँ, एंड आई जस्ट लाइक टू नो पीपल एंड यू नो आई हैव कम टू रियलाइज दैट दिस हैज़ रियली हेल्प मी एज एन एक्टर। मेरा ऐसा कभी प्लान नहीं था, बट टू नो पीपल, टू नो देयर लाइफ, टू नो देयर स्टोरी, टू नो देयर डिसीजंस, व्हाई दे डू दैट। मुझे ऐसा लगता है कि इन लाइफ सबसे बड़ा इमोशन होता है एम्पैथी। अगर आप किसी को किसी और के जूते में अपने आप को रख के वो सोच पाते हो ना, उससे बड़ा इमोशन लाइफ में नहीं है। एंड लव इज़ अ यूनिवर्सल इमोशन, उसके बिना मेरे लिए काम नहीं होता है। दैट्स हाउ आई फील इन माई लाइफ एंड एज एन एक्टर ऑल्सो यू रियली नीड टू, वही वाली बात है, यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन दैट शूज। सो अगर आप आम लाइफ में मतलब कर सकते होंगे, ये मेरा तरीका है, बिना वो फील किए भी परफॉर्म कर सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। आई रिस्पेक्ट दैट एवरीथिंग। और ऐसा लगता है ना, पता चलता है कि कोई भी आदमी गलत नहीं है, हर कोई उसके नज़रिए से देखो तो वो राइट है। तो ये चीज़ें ना बहुत आपको काम कर देती है लाइफ में। अब हम बात करते हैं जो किताबें आपने इंसानों की पढ़ी है, लाइक इंसान रूपी किताबें जो आपने पढ़ी है। ये चीज़ मैं भी काफ़ी करता हूँ, तो मैं इससे रिलेट करता हूँ कि अगर मैंने कुछ अच्छा ऑब्जर्व किया, जैसे मेरे आसपास कुछ हुआ या कोई अच्छी कहानी हुई, तो मैं उसको लिख लेता हूँ कहीं पे, ये सीन बनेगा किसी दिन जाके कहीं पे। ओके, तो नाइस। तो ये एक मैं भी प्रैक्टिस, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ वरना, Correct, तो correct, correct, कुछ ना कुछ तो काम आना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या कभी आपने ऐसे सोचा हो कि जैसे आप कह रहे हो कि यू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, और आपने एक ऐसा कोई मोमेंट एक्सपीरियंस किया हो जो आपको हमेशा याद रहेगा? इट्स नॉट अ पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब कभी कोई आदमी बोलता है कि समथिंग, मतलब उसके डिसीजंस लाइफ में इस तरीके के रहे, या फॉर एग्जांपल किसी को अपने किसी क्लोज पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं है इतना, तो आदमी क्या सोचेगा कि यार ये इसका भाई है यार, ये ऐसे कैसे सोच रहा है। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि अरे, मतलब व्हेन यू डोंट जज एंड व्हेन यू जस्ट गो बाय हिज वर्ड, दैट पर्सनस वर्ड, एंड यू अंडरस्टैंड कि क्या हो गया, ऐसा क्या है, ये क्या है, देन यू गेट टू नो द स्टोरी कि ये चीज़ें हुई, ये चीज़ें हुई, ये चीज़ें हुई, तो मुझे तो ये राइट लगता है। बट प्रॉबेबली शायद उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे, तो शायद वो भी अपनी जगह पे राइट होगा। तो बट यही तो सबसे कमाल की चीज़ है ना हमारी लाइफ में, कि कोई भी गलत नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि एज मच एज वी कैन लिव जजमेंट फ्री, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, वो उतना आपको जीने में आसानी करेगा, मज़ा कराएगा। तो वो एक चीज़ मैं सीखता हूँ। और आपने पढ़ने की बात की, मुझे उससे ध्यान आया, FTI में जब थे तो हमने मंटो प्रेमचंद साहब को मैंने बहुत पढ़े हैं, जो भी उस वक्त के दौरान जो भी पढ़ी थी, तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। जैसे प्रेमचंद जी की बड़े भाई साहब कहानी है, वो मेरी पहली FTI की परफॉर्मेंस थी। इवन हमारा एक्टिंग कोर्स चालू नहीं हुआ था। मेरा एक और बैचमेट है वरुण, उसके साथ हमने पूरी तैयारी खुद से करके, बातचीत करके, वी डिड शोज़ इन FTI ऐसे क्लोज रूम में सीनियर्स को बुला के। तो मुझे जो उनकी राइटिंग थी ना, फ्रॉम मतलब मंटो साहब से और प्रेमचंद साहब से, उनकी जो सिंप्लिसिटी था प्रेमचंद जी की, वो इतनी सिंप्लिसिटी से ये ख़त्म हो गई कहानी।
तो ये अरे ख़त्म हो गई। एंड एट द सेम टाइम मंटो साहब का जो आप जिस चीज़ों की कई बार बात नहीं करते हो ना, वो उस चीज़ों के बारे में खुल के बात करते हैं और आप पढ़ते हो, बोलते हो ओके ओके, और वो करते 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 चल रही है और एक एंड में जब ख़त्म होता है ना तो फट करके एक लगता है। सो वो एक डिफरेंस देखने में मज़ा आया। और फिर इसमें चुगताई जी उनकी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं जो नसीर साहब वगैरह ने की हैं। उसका एक अलग लुकआउट था लाइफ को लेके, ह्यूमंस को लेके, यू नो पर्टिकुलर चीज़ों को लेके। तो वो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था टू नो एंड अंडरस्टैंड द वे दे राइट एंड द वे दे फील। तो थोड़ा बहुत ये FTI के दौरान किया था और फिर हमने कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस भी की कुछ कुछ कहानियों को लेके। तो आपने भी मेंशन किया दो बैलों की कथा, वो दूसरी कहानी दो बैलों की कथा, हाँ, yes। बड़े भाई साहब जो जी, कहानी जी, वो जी। मतलब हमारे स्कूल में सिलेबस वगैरह में आ गई थी एक पॉइंट ओह! पे। हाँ, तो हमने उस टाइम पे पढ़ी थी और मेरे बड़े हाँ, भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन जी 3 दर्जे मुझे आज भी एक लाइन याद है उसकी। तो मैं उसी पे आ रहा था कि आपने स्टेज किया था, आप थोड़ा मुझे उसके बारे में बताइए। आपने हाउ डू यू स्टेज अ स्टोरी लाइक दैट? देखो हमने ना बहुत ही रॉ तरीके से कुछ अपने ही हिसाब से, वरुण और मैंने पहले तो लाइनें पढ़ते रहते थे, हम लोग पढ़ते रहते। अभी कुछ नहीं सोचा कैसे करेंगे। लाइन एज इन डायलॉग्स या हाँ, जो पूरा टेक्स्ट है? पूरा स्क्रिप्ट दोनों साथ में पढ़ते रहते थे क्योंकि उसमें ना जो लिखी है ना वो अपने आप में ही बड़े बड़े भाई के और छोटे भाई के डायलॉग्स लिखे हुए हैं अच्छा। उसमें अपने आप में। छोटा भाई नरेटर है तो वो अपनी कहानी बता रहा है और बीच बीच में बड़े भाई साहब के भी डायलॉग्स आते रहते हैं। तो मैं वो छोटा भाई करता था, वरुण बड़ा भाई करता था और वो पढ़ते रहते। हमने पता नहीं 100 बार पढ़ी होगी और हमने याद नहीं की। वो पढ़ते पढ़ते वो हो गई। फिर हमने धीरे धीरे बिना स्क्रिप्ट के करने लगे। हमने अपना अच्छा खासा टाइम लिया, हमें कोई डेडलाइन और ऐसा कुछ नहीं था। और हमारा क्या है ना, इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा था। क्या होता है 6 महीने आपको फिल्म मेकिंग करवाते हैं, आपकी थियरी क्लासेस होती हैं फिल्म मेकिंग को लेके, साउंड एडिटिंग ये सब आप प्रैक्टिस भी करते हो, खुद की 6 शॉट 10 शॉट्स भी बनाते हो। तो वो फेज़ था। तो हमें लग रहा था कुछ करें तो सही, कुछ करना चाहिए। और थैंकफुली वरुण और हमने ये शुरू किया और ये करते थे हम तैयारी। और धीरे धीरे फिर हमारा एक कॉमन रूम होता था, चल करते हैं ऐसे, चलते चलते करते करते फिर हमने टेबल लगाई। फिर हमने कहा अच्छा पढ़ रहा है, बुक्स रखी हिसाब से पूरा, मतलब आप समझ लो आर्ट डायरेक्शन से लेकर सब कुछ हमने मिलकर पूरा किया। और हमने कहा कि हम लोग जब तक पूरा नहीं तैयार कर लेंगे ना, किसी को हम दिखाएंगे ही नहीं। फिर हमने कभी कभार कुछ जो इम्प्रोवाइजेशन वाली बात है तो वो इस छोटा भाई पढ़ रहा है उसमें, मतलब लिखते लिखते, क्योंकि पढ़ रहा है तो मुझे लगा कुछ लिखना चाहिए, एक्टिंग नहीं करनी है ना, ये सब नसीर साहब सिखाते थे लिखो। तो करते करते इसकी शायद इंग्लिश खराब थी ऐसा प्रतीत होता था, तो आई गोइंग हास पाटिल ऐसे सब लिख दिया। और भाई वहाँ पे पढ़ते पढ़ते ये क्या लिखा है, आई गोइंग हास पाटिल, अब ये सब था नहीं, है ना। तो ये क्या हास पाटिल, तुमको इंग्लिश की स्पेलिंग भी नहीं आती, हास पाटिल तुम पढ़ोगे क्या। और इतनी फनी स्टोरी है ना कि छोटा भाई खेलता कूदता रहता है और बड़ा भाई पढ़ता रहता, साला फेल हो जाता है और सेम क्लास में आ जाता है। मतलब उसमें इतना कमाल का व्यंग भी है और वो खेलता भी रहता है, खेलते कूदते पास भी हो जाता है, लेकिन उनका इमोशन भी है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा ना तो कौन रखेगा। हाँ, एक मैं ही तो हूँ, क्योंकि ये लोग दूर आके माँ बाप से पढ़ रहे हैं, तुम खर्चा तुम पहले ही खत्म कर देते हो, पूरा मैनेजमेंट सब मैं चलाता हूँ, तुम तो क्या खेलते कूदते पास हो जाते हो, तुमको बड़े हो गए हो तुम, ये वो, मतलब वो इतना कमाल का था ना। और वरुण मेरा इतना अच्छा दोस्त है ना आज भी, तो वो एक केमिस्ट्री और एक कनेक्ट भी इतना अच्छा था ना, तो बहुत मजा आया था वो करने में। तो हमने पहला शो खुद ही बना के कुछ लोगों को दिखाया, मेरे सीनियर्स और कुछ को, फिर उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस बोले एंड देन दैट्स इट, देन वी डिड अ शो। उन्होंने क्या चेंजेस बोले? छोटे मोटे, मतलब थोड़ा मूवमेंट का, ऐसा कुछ मेजर किसी ने कुछ बोला नहीं। और मुझे वही जाने वहाँ उस लेवल पे कैसा फीडबैक आता है? एक्चुअली मुझे याद आ रहा है कि हमने जब पहला शो किया था तब नहीं दिखाया था किसी को, और हमने बॉम्बे में आके जब परफॉर्म किया था तब कुछ दिखाया था लोगों को। तो हमारा पहला शो एक्चुअली इट वाज कंप्लीटली रॉ, फुल इम्प्रोवाइज। आई थिंक हमने पता नहीं 3-4 महीने पता नहीं कितने लगाए होंगे, आराम से एट आवर पेस वी डिड दैट। और हमारे सीनियर्स और बहुत लोगों ने देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। और छोटी छोटी चीज़ें जो इम्प्रोवाइज भी हुई थी हमारी करते मुझे याद है मेरे सीनियर है फैजल रशीद, उन्होंने काफ़ी काम भी किया हुआ, उन्होंने बड़े भाई साहब भी देखा हुआ था शायद, तो उन्होंने बोला कि मैंने देखे काफ़ी प्रोफेशनल भी, उस लिहाज से भी देखूं तो बहुत अच्छा था। तो मतलब वो एक वो था कि सही चलो कुछ, दिशा में हाँ। और फिर यही था कि आप कर सकते हो। नसीर साहब भी बोलते हैं, उनके मैंने इंटरव्यूज़ में कई बार देखा है कि आप बोलते हो कि एज एन एक्टर कि मैं क्या करूं, हर किसी का असिस्टेंट, डायरेक्टर तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता है, साउंड में ये बन जाता है, इसमें एक्टर का तो कोई असिस्टेंट नहीं है, पर वो खुद कर सकता है,
खुद घर पे बैठ के एक कहानी पढ़ के 4 लोग को बुला के कर सकता है ना? तो इट्स ऑल अबाउट अस, हाउ वी टेक आवरसेल्व्स, हाउ वी प्रिपेयर। सो वो करने को आप कर सकते हो, फिर वो आपके ऊपर है। टीआई में जब आप पढ़ रहे थे तो डिड यू हैव अ चांस टू लर्न फ्रॉम नसीर सर, मतलब वो क्लासेस वगैरह नसीर करते थे? सर एक्चुअली हमारे टाइम पे नहीं आ पाए अच्छा थे। अच्छा। वो हमारे सीनियर्स के टाइम पे आए थे, हम लोग भी खुश थे आएंगे, बट वो नहीं आ पाए थे। हम जब निकल गए एफटीआई से 2 साल हो गए थे और हमें पता चला वहाँ नसीर सर आ रहे हैं सिखाने। तो हम फ़ोन ऑन करके पहुँच गए वहाँ। 2 दिन के लिए आए थे और हमने वहाँ स्टूडेंट्स, वो मैंने उनके साथ क्लास की, तो वो बहुत मज़ा आया था। वहाँ रणदीप हुडा भी भाई भी आए थे, वो भी साथ में करते थे, तो वो मज़ा आया था मुझे। तब वो एक मौका मिला मुझे कुछ, मतलब मैं उनको एक बहुत बड़े आइडल की तरह देखता हूँ और बहुत सीखता हूँ उनकी बातें सुन के, उनके परफॉर्मेंस देख के। बट हाँ, वो 2 दिन का हमने सेशन करने का मुझे मौका मिला था। उनसे कोई चीज़ जो आपने सीखी हो, कोई भी एक चीज़ जो आप हमेशा याद रखते हैं? एक्चुअली उन्होंने ना सीनियर्स को भी उनकी क्लास ली, उनकी क्लासेस करी थी, तो मैंने बहुत अपने सीनियर्स के भी मैं पीछे पड़ा हूँ कि अरे मुझे बताओ कैसे क्या करना है, ये वो। तो उन्होंने नसीर साहब से इनडायरेक्टली जो मैंने सीखी थी ना, कुछ भी नकली करो मत। अगर तुम डीओ उठा रहे हो ना, तो डीओ उठा के ऐसे देखो मत, लगाओ। कैसे लगाते हो बाकायदा, ऐसे करके यहाँ रख मत दो। तुम क्या करोगे अमूमन लाइफ में, ऐसे करोगे फिर ऐसे भी करोगे, और अगर यहाँ डालते हो तो ये भी करोगे। ये पूरी एक्टिविटी करो अपना बातचीत या जो भी काम करते हुए। सो कोई भी चीज़ हाफ हार्टेड मत करो। अगर उठा लिया है तो लगा लो, अगर ना उठाओ मत। लिख रहे हो तो लिखो। ये चीज़ सीखी थी जब हमने बड़े भाई साहब, लिखो, ऐसे मत करो तुम लिख रहे हो। पढ़ रहे हो तो रीड जो भी हो, रीड इट, रीड। सो आई डू दैट, आई ट्राई टू डू दैट इन माई whatever scenes. If you are writing, I write. I don't do this. ये टिक करो, नंबर दो। अगर आप मूल्यांकन कर रहे हो संदीप भैया बन के, तो नंबर दो। So yeah, so वो सीखी हैं वो चीज़ें। एंड आई थिंक ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो बहुत इंटीग्रल हो जाती हैं आपके परफॉर्मेंस के लिए, एज अ होल रिच बनाती हैं। और इसी तरीके की छोटी छोटी डिटेल्स हैं, सीखी थी, सीख रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। It's a process. It's a process. Yeah, it's a process. It's an ongoing process. तो ये अगला सवाल एक्टिंग रिलेटेड ही है, बट थोड़ा रैंडम ऐसे ही मुझे पूछना था तो मैं पूछ रहा हूँ। आप ऑन क्यों रो सकते हो? मतलब अगर आपको कोई बोले कि अभी आपको रोना है, आप रो सकते हैं? नहीं, ये आप नहीं करते तो? क्योंकि ये मेरे को बहुत अजीब सा ये लगता है स्किल सेट की लोग ऑन क्यों रो देते हैं। मतलब अब मैं भी बोलूँगा आप रो, अब फिर रोना स्टार्ट नहीं, वो तो मैं कमाल है भाई। मैंने वही बोला ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ कई लोग कर लेते हैं, मैं उनको नमन है। बट आई टेक टाइम, यू हैव टू फील, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर सिचुएशन करंट सिनेरियो की कम पड़ रही तो थोड़ी ले आओ अपनी। हाँ, मतलब बात करते करते अगर आप करेंगे उस तरीके की सिचुएशन, तो वो विद प्रैक्टिस वो सब चीज़ें कर सकते हैं। बट ऐसे ऑन क्यों, मतलब थोड़ा। एंड अभी आपने मेंशन किया कि पिछला कुछ लिया, आई थिंक ये स्टैनिस्लावस की मेथड है, जी, जो हमने वही मेथड फॉलो किया है अपने एफटीआई में। आई ऑल्सो फील कि वो कहीं ना कहीं मेरे को जमता है। एक होता है ना, आप करते करते आपको क्या जमता है। हाँ, तो आई ट्राई टू फील, आई ट्राई टू डू। एंड ऑल्सो व्हाट आई हैव लर्नड इज कि जितना फील करो ना, तो उतना ही करो एक्सप्रेस। ना ज़्यादा करो, उससे कम तो नहीं करोगे आप, पर जितना फील करते हो उतना करो। क्योंकि ज़्यादा करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिसऑनेस्टी हो जाएगी, तो वो वाली बात है। एंड हाँ, मेथड एक्टिंग बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या होती है। मैं तो सिर्फ यही समझता हूँ हर किसी का अपना मेथड है। तो भाई वैसा मेथड एक्टिंग मेरा भी है, मेरा अपना मेथड है। और मुझे नहीं पता, वो इंस्पायर हुआ हूँ मैं बहुत चीज़ों से, बहुत चीज़ें देख के, बहुत चीज़ें समझ के, कुछ चीज़ें पढ़ के। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने स्टैनिस्लावस्की की, बस वो पहली ही पढ़ी है एक्टर, वही पहली वाली एक्टर प्रिपेयर्स। और उसमें बहुत डीप चीज़ें थी, उसमें कुछ एक्सरसाइजेस थी बेसिकली, उसमें रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस थी। तो मेरा ये मानना है कि जो आप अगर रिलैक्स नहीं रहोगे तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप रिलैक्स नहीं रहोगे तो इन द मोमेंट नहीं रहोगे, तो आपको वहाँ नल खुल गया है वो देखोगे नहीं आप उधर। तो वो बेसिक चीज़ें हैं विच आई ट्राई टू फॉलो एंड हैव इनकलकेटेड दैट। बाकी अभी पता नहीं क्या मेथड है, बट कुछ करते करते जो बन जाता है, हो रहा है, गाड़ी से कुछ बन रहा है जी। तो अगेन एक और रैंडम सवाल, आप खुद से बात करते हो? मतलब डू यू हैव एन इनर मोनोलॉग? कभी कभार अगर मैं याद कर रहा होता हूँ भगवान को या डिवाइन सोर्स को, तो एक कॉन्वर्सेशन आ जाती है कभी कभी। बट ऐसा नहीं है कि मैं बातें कर रहा हूँ, वो साइलेंट रहती हैं कई बार।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स। साइलेंट एज इन अपने मन अपने के आप अंदर ही, से, हाँ, कि जैसे कुछ लोग होते हैं मूल्यांकन चलता है लाइफ का कि मूल्यांकन क्या तो हो रहा है, चलना क्या चाहिए। नहीं, कि क्या ये हाँ। ठीक है कि नहीं। आई थिंक दैट मेडिटेशन या जो मैं आई प्रैक्टिस एवरी डे, उसमें वो कुछ कुछ कभी कभार बातें आती हैं अंदर से, एंड कुछ चीज़ें बताती हैं कि ये चीज़ सही है, ये कर लो, और बिना सोचे कुछ कुछ बातें आती हैं। प्रैक्टिस तो ये होती है कि थॉट्स ना आए, पर अब आते हैं भाई अभी ऐसा भी नहीं है। तो वो मुझे एक्चुअली बहुत हेल्प करता है लाइफ में टू। एंड आप काफ़ी टाइम से मेडिटेट कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम आप से। कैसे आए, लाइक क्योंकि ये मुझे सीखना है, बहुत टाइम से कोशिश करो कि मैं सीखूं मेडिटेशन, बट मेरे से हो नहीं रहा व्हाट आई फील इज, जैसे रिलैक्स होकर अगर हम इस मोमेंट पे हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। आप आसमान में देखते हैं, क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड्स जाते हैं, क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड्स जाते हैं, करेक्ट। तो मैंने ये सीखा है कि क्लाउड्स आर लाइक योर थॉट्स। एक क्लाउड आया, उसको देखा और फिर उसको जाने दो, ठीक है ना। फिर उसको जब जाने दोगे तो फिर एक छोटा सा गैप होगा, फिर दूसरा क्लाउड आएगा। हो सकता है वही थॉट भी आ जाए, वापस वही वाला क्लाउड भी आ जाए, विच इज़ ओके। लेट इट कम, लेट इट गो, लेट इट कम, लेट इट गो। सो दैट गैप जो होता है ना, उस बीच का गैप, दैट इज़ योर साइलेंस। धीरे धीरे शायद एक थॉट के दूसरे थॉट में थोड़ा गैप बढ़ जाएगा। सो वो गैप आपका साइलेंस है और वो पीस है। और मेरा ये मानना है कि मेडिटेशन ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप सिर्फ 2 मिनट से आप शुरू कर सकते हो कि सिर्फ शांत बैठना है, कुछ करना ही नहीं है, कि सिर्फ शांत बैठना, कुछ ना सोचना है, और जो सोच आ रही है आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो, बस इतना करना है कि जो आ रही है थॉट उसको जाने भी दो, बस उसको पकड़ के मत रखो, क्योंकि फिर दूसरी नहीं आएगी। जब दूसरी नहीं आएगी तो दूसरे के बीच का जो गैप है ना, वो नहीं आएगा। वो गैप इज व्हाट इज योर पीस एंड योर साइलेंस। दैट्स व्हाट आई फील। आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग। ऐसा नहीं है कि बड़े गैप हो गए मेरे दो थॉट के बीच में, बट हाँ। मान लीजिए कोई ऐसा नेगेटिव थॉट आता है जो मतलब चाहिए ही नहीं, मैं उसी को अवॉइड करने के लिए मेडिटेशन कर रहा हूँ और वही थॉट आ गया, तो देन व्हाट शुड आई डू? नहीं तो ऐसा, क्योंकि फाइट थोड़ी करनी है यार। फाइट नहीं थॉट, करनी। आप थॉट्स को भी जज कर रहे हो ना। हाँ हमें तो पहले तो इंसानों से जजिंग बंद कराने, हम तो थॉट को भी जज करने लगे। इतना बन गया है ना, तो थॉट है यार, ये आएगा आएगा, नेगेटिव थॉट भी आएगा, आपको भी प्रणाम, ओके ये है, चलिए आप वापस आ जाइए थोड़ी देर बाद, अभी चलिए। दैट्स व्हाट आई डू। कितना सही है क्या नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, देखिए। व्हाटएवर वर्क्स फॉर एनीबॉडी। आई मीन देयर आर न्यूमरस वेज, बट आपको किस में अच्छा लग रहा है वो आपके लिए सही है। मेरे को ये सही लगता है, आप शायद करो, आपको नहीं लगे कुछ और देखना फिर। मतलब वो जाता रहे बस, बेसिकली कोई बात नहीं, थोड़ा तू लंबा भी रह ले। हाँ है, ओके, ठीक है, चलो ठीक। और फिर ये भी है ना सोचना कि कर क्या सकते हो इसका, कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है जी। क्योंकि मेरा ये मानना है, कोई भी सिचुएशन अगर आती है ना, इट कम्स टू टीच यू समथिंग। बार बार वही सिचुएशन आ रही है आपके पास, क्यों आ रही है? तुमने कुछ सीखा नहीं है इसमें से। वो उसमें से अगर आप देख लेना, आप पीछे जाना हाइंडसाइट में, उसमें से अगर आपने कुछ जो सीख लिया ना, वो खत्म हो जाएगी, फिर नहीं आएगी। नहीं प्रॉब्लम। बट आई थिंक, आई मीन इट्स अ वे ऑफ योर ग्रोथ। आई टेक इट लाइक दैट। ठीक है, परेशान होता हूँ मैं, फ्रस्ट्रेट होता हूँ मैं, ऐसा कोई मैं कोई वो नहीं हो गया हूँ, बट हाँ सब चीज़ें फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, सब चीज़ें होती हैं, बट वी हैव टू इन ऑल दीज थिंग्स बी एंड जाते रहो, जाने दो, आने दो, जाने दो, आने दो। इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट इट आई डू, इफ आई कांट देन आई डोंट। एक मेरे को भी क्वेश्चन था। हाँ नहीं पूछिए। एक हमारे पास भी कम टाइम है, बट लाइक आई मेक इट क्विक। आर्टिस्टिकली स्पीकिंग, व्हेन डू यू थिंक यू वर रॉन्ग अबाउट समथिंग, कि आपका लाइफ को लेके कोई टेक था या कोई काम को लेके टेक था जो आपको लगता था यार चीज़ ऐसी होती है बट यार मैं गलत था? When was the last time you felt you were wrong about something as an artist? हम लोग एज एन एक्टर क्या कोशिश करते हैं कि मेरे को जो इमोशन है ना, वो मैं दिखा दूँ, है ना, कि मुझे अगर रोना आ रहा है ना तो मैं रो ही दूँ। बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड, इस वक्त अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर मुझे अगर जेन्युइनली रोना आएगा ना, तो मैं रोऊंगा नहीं, मैं उसको रोकूंगा। आई विल नॉट क्राई इन रियल लाइफ अनलेस आई एम विथ माई समबडी सो क्लोज। वहाँ तो आप रो ही लो, वहाँ भी आप कोशिश करते हो कि ना रो वहाँ, लेकिन आप इतना कंट्रोल नहीं करते हो। लेकिन आप पब्लिक में हो, आप स्टेज पे हो, या आप किसी ऑफिशियल उसमें हो, आपको रोना आ रहा है लेकिन आप रोगे नहीं, आप रोकोगे उसको। और जब वो रोकते हो आप ना, तब सबसे ज़्यादा फील होता है। एंड दैट्स व्हाट वी ट्राइड इन आर्थिक स्थिति ठीक ना है वाला सीन। आई डिडंट वांट टू क्राई, जस्ट आई जस्ट ट्राइड
टू डू दैट कि इसमें मुझे खुद को रोकना है, क्योंकि नवीन जो है अभी वो मेरा दोस्त बन रहा है धीरे धीरे। अब मैं कैसे, वो मेरे को लुक अप टू, मैं कैसे उसके आगे बस रोने लग, बट वो जो हेजिटेशन थी कि बात करने की, यार नहीं है चीज़ें ठीक, यू नो, सिचुएशन नहीं है सही, आर्थिक स्थिति ठीक, तो कैसे बोल दूँ मैं उसको तुरंत, और कैसे एकदम से मैं गिविंग अवे, यू डोंट नॉर्मली डू दैट। सो दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड, व्हाट आई ट्राई टू प्रैक्टिस इज कि रियल लाइफ में अगर मैं जैसा हूँ वो उसके करीब करीब में अगर ले आया ना, तो दैट इज एन अचीवमेंट, दैट आई ट्राई टू डू दैट। आई ट्राई टू टेल माई डायरेक्टर कि DOP कि भाई क्या ठीक है क्या है, आई एम वेरी लाइक दिस ना कि ठीक आ रहा है ठीक आ रहा है। मेरे को बहुत कम समझ में आता है, खराब होता है तो तुरंत समझ में आता है क्योंकि फील हो नहीं रहा, लेकिन कितना अच्छा हो रहा है ना वो समझ में नहीं आता है। ये आप ड्रॉबैक कह लो या जो कह लो, बट मैं खुशगुजार हूँ, बुरा समझ में आता, उल्टा होता तो गड़बड़ी हो जाती। लाइक कि आप जब समझा रहे थे तब भी आपने जब वो लाइन है आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, तो आपका ये हाथ ऐसे अपने आप था, वो भी उसी मोमेंट में थे। क्या करें। जी, तो समय कम है हमारे पास अभी, तो मैं आपसे थोड़ी और जल्दी जल्दी रिकमेंडेशन ले लेता हूँ। म्यूजिक से आपका कैसा रिलेशन है? म्यूजिक से है मेरा बहुत बहुत कम है, पर बहुत सिलेक्टिव है। मुझे अली सेठी के सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं। मुझे थोड़े से स्पिरिचुअल साइड के भी हैं, जैसे जानवी हैरिसन हैं, कृष्णदास हैं, इनका म्यूज़िक मुझे बहुत हीलिंग, और स्नातम कौर हो गई, और इधर अली सेठी हो गए, अमित त्रिवेदी और AR रहमान साहब। तो इस तरीके का थोड़ा सा मिक्स है, और कभी कभार मैं नॉस्टैल्जिक कभी कभी हो जाता हूँ, तो एक मेरा डाउनलोडेड है, यू नो, वो हॉस्टल में हम नहा रहे होते थे तो गाने चलते थे, बैक स्ट्रीट बैक, और फिर वो वेयर डू यू गो, और एंड ट्रूली मैडली, यू नो, वो उस टाइम पे ज़रा वैसा वाला था ना, सैवेज गार्डन का, तो वो कभी कभी शो मी द मीनिंग, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा एक वो है। फिर मन भरिया अपना कुछ कुछ सॉन्ग्स हैं, कुछ कुछ आर्टिस्ट के जो बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो मैं सुनता हूँ अभी। हाँ, मतलब कभी भी कोई भी याद आ जाता है। एक अच्छी बात आजकल ये हो गई कि वो दिख जाता है आपके जो गाने बजते हैं ना, और उसी फील के हिसाब से चलाता है। आप अभी रिसेंटली क्या सुन रहे हैं? रिसेंटली यही चल रहा है मेरा, यही हो गया चन कित्था। हाँ। और आपका रिसेंटली थोड़ा सा ऑब्सेस्ड वाला चल रहा है, वो गड्डियाँ ऊंची, वो थोड़ा चल रहा है। और वो आपने ऐसे ही सुना था या रील्स की वजह से आप रील्स, अरे थोड़े आजकल बहुत रील्स की वजह से आप फिर जाते हो डीप में, तो कई कबार वो गाना अच्छा लगने, अभी जैसे वो कौन दिशा में मेरे को अच्छा लगता है, वो रील में सुन सुन के ही आजकल वही हो रहा है थोड़ा सा, वो जो उन्होंने गाया है। बट एक्चुअली व्हेन यू गो एंड हियर द फुल सॉन्ग, वो बहुत बहुत बढ़िया है। जैसे बंदिया, सिम्बा इसका बंदिया, फिर मत कर माया को अहंकार, जैसे ये मैं देख रहा हूँ मोंटारे लुटेरा का हो गया, और हसन रहीम भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, पीछे हट, और कभी कभार थोड़ा किशोर कुमार, मुकेश जी, कहीं दूर दिन ढल जाए, और मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो ये सब मीनिंगफुल, मतलब मज़ा आता है उसका, क्योंकि बहुत अरसे तक मुझे नहीं समझ में आता था, बहुत कम ही टाइम हुआ होगा कि जब मुझे लिरिक्स के मैं फील लेने लगा, और म्यूज़िक को एंजॉय करने लगा। और ऐसे पोइट्री भी मैं बहुत पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो कुछ दोस्त लोग हैं वही मैं सुनता हूँ। अरे यार, शायद मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन शायद मुझे समझ वो आती है, वो फील आता है। वो विरह वाली जो गाने हैं और वो जो पोइट्री हैं, वो तो सबसे ज़्यादा रंजिश ही सही, मतलब समझ रहे हो, आज जाने की जिद ना करो, वो वाली चीज़ें जो है। मैं आपसे वही पूछने वाला था कि आप पहले लिरिक्स पे ध्यान देते हैं या म्यूजिक पे ध्यान देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत बाद में 10-15 साल बाद जाके समझ में अच्छा ये गाने का मतलब था। बिल्कुल यही है मेरे साथ, पहले तो घंटा कुछ मतलब बढ़िया है, अच्छा है, ये है, पर लिरिक्स जो है ना वो बहुत, एंड आप वो देखिएगा अमित त्रिवेदी के गानों में भी, एक वो नाव का गाना है उनका, मैंने ऑफ लेट सुना था, चढ़ती लहरें लान, अरे बाप रे, और वो उड़ान से ले लो आप चाहे, तो वो मीनिंग इतना डीप कर देता है। मैं मतलब मन भरिया में जैसे गाना है ना, मन भरिया वो पंजाबी गाना है, पता नहीं कैसे समझ में आ गया मुझे, हालांकि थोड़ा इजी है, उतना भी नहीं है। मैं उस सॉन्ग को सुन के मेरे को आंसू आ जाते थे कि मतलब उसमें जो लिरिक्स है कि तू मुझे जूते के नीचे रखता है, तू तो चला जाएगा, तुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मेरा क्या होगा कि तेरा मेरे से मन भर गया है, मतलब तू उंगली पे नचाता है, मुझे ये करता है, भगवान, वो लाइन है ना, भगवान अगले जन्म विच कुछ ऐसा करना, तुझे मैं बना के भेजूँ, मैनू तू बना के भेजे, और फिर तेनू पता चलेगा कि मैं कैसे जी रही हूँ खारा पानी पी के, यू नो, कि तू अभी उस पोजीशन में है
कि तुझे लग रहा है कि तू छोड़ देगा, तुझे तो मिल जाएगी यार कोई भी, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ ना, मुझे कोई नहीं मिलेगा। सो दैट दैट आई डोंट नो, आई फील दैट। पंजाबी में आई थिंक सिंप्लिसिटी बहुत इजीली कन्वे हो जाती है कि मतलब मैं तेनू समझावा, वो हाँ इतना हाँ हाँ सिंपल हाँ, जैसे गाना वो भी बट सिंपल एंड स्टिल सो ब्यूटीफुल, मीनिंग भी है, तो वो थोड़ा डीप मामला, मज़ा आ जाता है ना जब एक उसमें मीनिंग की एक लेयर ऐड हो जाती है ना। जैसे मैं वो गज़ल सुनता हूँ कि जगजीत सिंह साहब की, कि वो पलकें जिसमें मोहब्बत जवां होती है, उसे एक पल का इंतज़ार है मुझे। लास्ट रिकमेंडेशन कोई ऐसी चीज़ जो मैंने आपसे ना पूछी और आप बात करना चाहें उसके बारे में? फिल्मों की अगर मैं रिकमेंडेशन करूँ तो वो क्लासिक्स में एक अगर लाइन का रोल अगर किसी ने मतलब हमारे बॉलीवुड में किया है तो वो नसीर साहब हैं स्पर्श में, एंड ओमपुरी साहब, उनका भी एक सीन होता है उसमें। और पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था, इफ़ इट इज़ राइट और रॉन्ग, सेंट ऑफ अ वुमन में हाँ शायद पचिनो साहब ने ये देखा था। जी। अब वो मुझे नहीं पता कितना करेक्ट है या नहीं है, हम मानते हैं कि वो करेक्ट है ना, मैं भी मानता ही हूँ थोड़ा यहाँ ऐसे बोलना पड़ता है ना तो वो वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी। एंड परफॉर्मेंसेज यार, लाइक हीथ लेजर की शायद वो जोकर बोल लो, या फिर आप वॉकिन फिनिक्स का जोकर बोल लो, या हर बोल लो। एक बहुत फनी सीरीज मैंने फिल्म्स की वो जो बोलते हैं उसको पार्ट्स में देखा था, मीट द फॉकर्स मीट द पेरेंट्स। वो मतलब इतना स्वीट था, मैंने शायद बहुत टाइम बाद देखी, वो इतना स्वीट था और इतना कमाल था वो, मुझे बहुत मज़ा आया। लाइट एट द सेम टाइम फन एंड द रिलेशनशिप ड्रामा, और ऑल्सो एक रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप फिल्म मुझे अगर रिकमेंडेशन के लिए बोलोगे तो एक रेवोल्यूशनरी रोड, मतलब द लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस, मतलब आप निचोड़ जाते हो उसमें। और ऐसी बहुत बहुत फिल्में हैं, जाने दो भी यारो हो, खाओ थोड़ा फेंको, मतलब क्या है ये, सो फनी, इट इज़ फनी। आई मीन मैं तो मतलब ऐसा था, कई बार मैं तुम्हें तो रील्स में भी डाल देता था ना अपने जिमिंग करते हुए, बर्गर खाया फिर जिमिंग करने, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको और हासिल के बारे में मैं कहूँगा वो फिल्म बहुत कमाल है, उसको जितनी बार देखो। एक मैं रिकमेंडेशन के अलावा मैं एक मलाल अपना बताना चाहूँगा लाइफ में। मेरी मतलब जब से मैंने इरफान साहब की फिल्में देखी, हमेशा दिल में एक रही है कि काम करना है, वो रहती, मेरे को होप चल जाता, वो होप रहती ना, मुझे चल जाता उस होप में रहना। वो हो नहीं हूँ वो अलग बात है, बट वो होप थी, वो भी नहीं है अभी, तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत एक मलाल है लाइफ में, अब इसका कुछ नहीं कर सकते। आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा है इरफान साहब का? वो हासिल में देखा है आपने, वो बोलता है उसको पकड़ लेते हैं गुंडे हाँ और वो मारने आता है उसको, बोलता है कि बेटा मार ले तू, मैं छोड़ दे तो बहुत मारूंगा तेरे को। और वो जिस इंटेंसिटी से बोलता है ना, मार ले जितना मारना मार ले, वो खुला है एकदम, सांड है वो, है एकदम उसका ऐसा वाला ना एकदम कि हाँ मार ले तू। पहले तो धोता है उनको सब फेंक के, फिर जब पकड़ लेता है हाँ ऐसे करके रुका, मार ले छोड़ दे तो बहुत मारूंगा बाद में। वो जो मतलब जो ऑनेस्टी और वो मतलब जो आप फंसे हुए में भी कैसे डरा सकते हो किसी और को, मतलब दिस इज अगेन लाइक डिनीरो पचिनो लेवल फॉर मी। तो वो मेरे लिए बहुत, और मनोज साहब हो, मनोज वाजपेयी साहब, वो शूल में जो जिस तरीके से वो रोते हैं, वो बच्चू यादव वो करवा देते हैं यार, वो मतलब वो घुसवा देते हैं आपको उसमें। और वो मुझे पता नहीं वो कोई मेथड नहीं फॉलो करते हैं, आई थिंक वो अपने दिल का मेथड फॉलो करते हैं। मैं आई थिंक मैंने यही सीखा है इन लोगों से कि इंस्पिरेशन वो लोग हैं मेरे, बट वो ऐसा नहीं करना है कि जो वो कर रहे हैं, बट आई थिंक उनका कुछ तरीका होगा शायद कि वो अपने दिल को फॉलो करते हैं, सो आई ट्राई टू डू दैट, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मनोज सर से भी मैं बहुत बातचीत भी करता हूँ, मैं उनके साथ मिलता भी हूँ तो भी मैं वैसे ही रहता हूँ ना कि अरे सर, मतलब मैं उनके साथ कभी भी मिल लूँ ना, अरे सर ऐसा, अरे आपने क्या कर दिया। उन्होंने इतनी चीज़ें बताई हैं, इतनी इंस्पायरिंग चीज़ें बताई हैं, क्या किस तरीके से बहुत बहुत सिखाया उन्होंने। सो थैंकफुल कि भाई मनोज सर के साथ एटलीस्ट तो ये भी है, तो थोड़ा बैलेंस करवाता है वो वाला। तो भाई हासिल की एक लाइन से आज इसको कंक्लूड करूँगा कि गुरु याद रखेंगे आपको। थैंक थैंक यू सो मच, दिस वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको मज़ा आया? यू सो मच। यस, मेरे को बहुत मज़ा आया। मतलब अब तो कैमरे पे आपको बोलना ही पड़ेगा मज़ा आपकी आया। नहीं आपका जो वो है ना ठहराव, जी मुझे बहुत पसंद आया। आपने मतलब पूरा तरीके से जज करके, एंड यू वर ऑफ कोर्स उसी हिसाब से आप भी अपने चीज़ें फ्रेम करे थे, बट आई लव द ठहराव इन यू।
थैंक यू आई होप मेरी मम्मी ये देखे और थोड़ा ये करे, बट या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलचित्र टॉक्स पे आई एम सनी हिंदुजा, प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और प्यार दें जैसा कि आप सबको देते हैं। लवली पीपल एंड हैड अ ग्रेट टाइम, ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद इंदौल जी। थैंक यू इंदौल जी, एंड थैंक यू।